लव, लिव इन और मर्डर। आज हम बात करने वाले हैं श्रद्धा मर्डर केस के बारे में, जिसने पूरी दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। और आज हम बताएंगे इस मर्डर केस से जुड़े ऐसे खुलासों के बारे में जिसने सभी को हैरान कर दिया है, और ऐसे क्या खुलासे थे जो आपसे और हमसे आज तक छुपा कर रखे गए, और ये क्या बात थी जो हमें नहीं बताई गई। आज हम इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब दे देंगे और पूरी घटना किस तरह से हुई वो सब बताएंगे, और आखिर किस अंजाम तक पहुंचा, ये सारे नए अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और ज़रा सा भी स्किप ना करें। मुंबई के एक छोटे से कॉल सेंटर में काम करने वाली श्रद्धा वाकर 2018 में 25 साल की थी, और उस वक्त आफ्ताब पूनावाला जो 27 साल का था, दोनों ही मुंबई के एक छोटे से कॉल सेंटर में काम किया करते थे, एक साथ जॉब किया करते थे। धीरे धीरे आफ्ताब ने श्रद्धा से दोस्ती कर ली और उस दोस्ती को प्यार में बदल दिया। जब उनका प्यार परवान चढ़ता है तो उसके आगे सारे रिश्ते नाते कुर्बान हो जाते हैं। इधर श्रद्धा भी 2 साल से सेल्फ डिपेंडेंट थी। वह अपने माँ बाप से अलग एक छोटे से फ्लैट में रहा करती थी, जिसमें उसका गुजर बसर हुआ करता था। जब उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने का फैसला करते हैं, जिसके विरोध माँ बाप खड़े हो जाते हैं। श्रद्धा के माँ बाप इस फैसले के अगेंस्ट खड़े थे, तो श्रद्धा भी उनसे डटकर मुकाबला करती है और उनको जवाब में कहती है कि मैं अब 25 साल की हो गई हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का पूरा अधिकार है। इस बात को बोलते हुए वह अपनी बात को ख़त्म करती है और अपना सारा सामान पैक करके आफ्ताब के साथ लिव इन में रहना शुरू कर देती। जनवरी 2020 में श्रद्धा की मां का देहांत हो जाता है। बाप बेटी इस देहांत के दिन आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं, आखिरी बार दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उस बीच भी कोई बातचीत नहीं होती। देहांत के करीब 15 दिन बाद जब श्रद्धा के पास उसका पिता फ़ोन करता है, उनकी फ़ोन पर बात होती है, तब श्रद्धा उसको बताती है कि आफ्ताब उसको बहुत परेशान करता है, उससे लड़ाई झगड़ा किया करता है, और जब भी वह शादी का जिक्र करती है और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। जिस पर उसके पिता ने जब उससे वापस आने की सलाह दी तो पिता के फैसले को मना करते हुए जब श्रद्धा कहती है कि आफ्ताब ने उससे माफ़ी भी मांगी है और उसको गलती का पछतावा भी है, और वे दोनों फिर साथ में लिव इन में रहने लगे। मई 2022 में श्रद्धा और आफ्ताब पहाड़गंज के एक फ्लैट में अपने दोस्त के साथ रहना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उन्होंने गूगल मैप के जरिए छतरपुर में एक किराए पर कमरा तराशा, जिसमें वह जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। वहां जाने के बाद पिता की अपनी बेटी से बात होना बंद हो जाती है, किसी भी तरह के फ़ोन कॉल्स और किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रहता है। लेकिन श्रद्धा अक्सर अपने फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर अपलोड किया करती थी, स्टोरी लगाया करती थी, जिसके ज़रिए से पिता अपनी बेटी का हालचाल लिया करता था और नज़दीकी दोस्तों से उसके बारे में पूछा करता था। काफ़ी दिनों से श्रद्धा ने कोई भी पोस्ट नहीं डाली थी और ना ही कोई स्टेटस लगाया था, और किसी भी तरह की कोई भी खबर उसकी नहीं मिल पा रही थी। तो उसका पिता उसके एक नज़दीकी दोस्त को कॉल करता है, उससे मालूम करने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी बेटी ठीक ठाक है भी या नहीं। तो दोस्त जवाब देता है कि उसकी भी काफ़ी समय से श्रद्धा से बात नहीं हुई है और उसका फ़ोन भी नहीं लगता है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, जिसके बाद से उसकी चिंताएं और बढ़ जाती है और चिंता में आकर वह थाने जाता है और थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाता है। पुलिस तहकीकात शुरू कर देती है और तहकीकात करते करते वह दिल्ली में उस किराए के कमरे तक पहुंच जाती है। वहां पर ताला लगा देख उसकी चिंता और बढ़ जाती है। पुलिस आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन वहां उसको जानने वाला पहचानने वाला कोई भी नहीं था। लिव इन में रहने के बाद उसको जानने वाला सिर्फ उसका भाई दोस्त ही था, जो उसको जानते थे, उसकी खैर खबर लिया करते थे, और एक कातिल जो आफ्ताब था, जिसका कोई भी पता नहीं था। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है और दिल्ली में जब एफआईआर लिखाई गई तो वहाँ सर्विलांस पर उसका फ़ोन ट्रेस किया गया। ट्रेसिंग के बाद जब खुलकर सामने आया वो सच ये था कि आफ्ताब भी वहीं एक कॉल सेंटर में काम कर रहा है और वहाँ उसकी एक नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है, जिसको वह काफ़ी बार कमरे पर भी लेकर आया था, और उनकी मुलाकात डेटिंग कुछ समय से ही चल रही थी। पुलिस तुरंत ही आफ्ताब को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद जब वह उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को गुमराह करने के लिए आफ्ताब उनके सवालों को इंग्लिश में जवाब दिया करता था, जिससे पुलिस गुमराह हो जाए और उससे ज़्यादा पूछताछ ना कर पाए। लेकिन पुलिस कहाँ हार मानने वाली थी। पुलिस ने सख्ती देते हुए उसके जब पूछताछ की तो उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है और वह
हिंदी में सारा सच कबूल लेता है। वह बताता है कि उसने किस तरह से प्लानिंग की और अपनी इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया। आफ्ताब बताता है कि उसकी दिल्ली आने के बाद अक्सर लड़ाई हुआ करती थी और लड़ाई होने की वजह सिर्फ एक ही बनती थी कि शादी। वह उसे शादी नहीं करना चाहता था, सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता था और लास्ट में उसका इस्तेमाल करके उसको छोड़ देना चाहता था। ऐसा ना होते हुए जब उसने प्रेशर डाला, श्रद्धा के प्रेशर डालने के बाद उसकी जब झगड़े बढ़ने लगे, बात हाथापाई तक आ जाती है, तो उनका रिश्ता फिर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जिसके बाद से एक ऐसी काली रात आती है जिसमें उन दोनों का झगड़ा होता है और इस घटना को अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। आफ्ताब बताता है कि उस रात भी श्रद्धा इसी बात को लेकर झगड़ा कर रही थी कि शादी कर ली जाए और अपने इस रिश्ते को एक नया नाम दे दिया जाए, लेकिन वह इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। दोनों का झगड़ा आखिर बढ़ जाता है और बात हाथापाई तक आ जाती है, जिसके बाद आफ्ताब श्रद्धा को बेड पर लेटा कर अपने दोनों हाथों से उसका गला तब तक दबाए रखता है जब तक कि वह दम नहीं तोड़ देती। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद वह बिल्कुल भी नहीं घबराता और ना ही उसकी अफसोस करता है कि उसने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी है। जिसके बाद वह प्लानिंग बनाना शुरू करता है, श्रद्धा के शरीर को, उसके शव को ले जाकर बाथरूम में बंद कर देता है और सोचना शुरू करता है कि किस तरह से श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाया जाए। आफ्ताब पुलिस को बताता है कि मर्डर करने में उसको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था जितना कि उसको श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने में करना पड़ा था, क्योंकि उसके पास वहाँ कार भी नहीं थी और ऑटो में वह एक डेड बॉडी को इस तरह से नहीं ले जा पा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। इधर श्रद्धा की लाश भी 24 घंटे बीत चुके थे, एक दिन बीत चुका था, जिसके बाद उसके शरीर में से बदबू फैलना शुरू हो गई थी। तभी वह मार्केट जाता है, मार्केट से एक धारदार हथियार खरीदता है, एक आरी खरीदता है, कुछ कैरी बैग्स खरीदता है और एक फ्रिज को लेकर घर आता है और पूरी प्लानिंग बनाता है कि किस तरह से उसकी लाश को ठिकाने लगाया जाए और लोगों को शक भी ना हो। इसके लिए वह सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करता है, इंटरनेट का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाता है और उसके आईडी पर लगातार पोस्ट अपलोड करता है, मैसेज के रिप्लाई भी दिया करता था और यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड के उसने बिल भी भरवाए थे ताकि किसी को किसी तरह का भी शक ना हो। जिसके बाद से वह अपने प्रोफेशनल का इस्तेमाल करता है, जैसे कि वह शेफ था, उसको पता था कि किस तरह से मांस को काटा जाता है, गोश्त के टुकड़े किए जाते हैं। वह उसी सबको और अपने फूड ब्लॉगिंग वाले आइडिया को इस्तेमाल करता है और आरी से श्रद्धा के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है। जिसके बाद से पूरे घर में खून फैल जाता है और खून को साफ करने के लिए वह एक विशेष प्रकार के तेज़ाब का इस्तेमाल करता है, जिससे वह पूरा फर्श को साफ करता है। फिर बाज़ार जाकर रूम फ्रेशनर लेके आता है, अगरबत्तियां लेकर आता है और पूरे कमरे में वह बार बार रूम फ्रेशनर को छिड़का करता था, जिससे कि बदबू बाहर ना जाए, पड़ोसियों को ना लगे। और उसकी लाश को फ्रिज में रखता है और कुछ टुकड़े कबर्ड में रखता है। फिर उसके बाद वह जोमेटो से खाना मंगवाता था, उसकी लाश के साथ रहना शुरू कर देता है। जोमेटो के खाना मंगवाता है, फ्रिज में रखता है, उसको निकाल कर खाया करता था। जिसके बाद उसका एक प्रेम प्रसंग उसी के कॉल सेंटर में काम करने वाली दूसरी लड़की से हो गया था। अक्सर वह फ्लैट पर आया करती थी, मुलाकातें हुआ करती थी और दोनों के बीच कभी कभार संबंध भी बना करते थे। वह भी इस बात से बेखबर थी कि वह जिस कमरे में बंद हैं दोनों, उसके बीच एक तीसरी है जो कि इस वक्त मुर्दा हालत में है और उसके टुकड़े फ्रिज में और कबर्ड में मौजूद हैं। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि जिस धारदार हथियार से उसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए थे, वे टुकड़े और उसके कपड़ों को एक पन्नी में पैक करके कूड़ा गाड़ी में डाल देता है। लेकिन सवाल उसके दिमाग में ये उठ रहा था कि आखिर ये टुकड़े किस तरह से ठिकाने लगाए जाएं और उनको कहाँ फेंका जाए। जिसके बाद से वह रात के 2 बजे निकलता और महरौली से होता हुआ आगे जंगलों में रोज़ 1-2 पैकेट को फेंकने जाया करता था। ऐसा करते हुए उसको 5 महीने बीत गए थे, लेकिन वह अपनी प्लानिंग को पूरी तरह अंजाम नहीं दे पाता है और पुलिस के हाथ उसके गिरफ्तार तक पहुंच ही जाते हैं। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उसके बयान लेने के बाद तुरंत उसको लेकर घटनास्थल पर जाती है, जहां उसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए थे और फ्रिज में रखा था। फ्रिज की तलाशी ली जाती है, वहाँ पर लाश के कुछ टुकड़े मिल जाते हैं और उसको लेकर जंगलों की तरफ जाया जाता है कि उसने किस तरह से कहाँ पर कौन सा टुकड़ा फेंका था। वहाँ से कुछ टुकड़े तो मिल जाते हैं जो कि उसने फ़िलहाल में ही फेंके थे, लेकिन बाकी के टुकड़ों को कुछ पता नहीं पड़ा था।
हमें और आपको ऐसा लगता है कि पुलिस ने काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक पूरी लाश का भी पता नहीं पड़ा है। और मुख्य सबूत जैसे कि वह धारदार हथियार जिससे उस श्रद्धा के लाश के 35 टुकड़े किए गए, और उसका मोबाइल, कपड़ों का कुछ भी पता नहीं था, जिसके बिना आफताब को सज़ा दे पाना, उसके अंजाम तक पहुंचाना जिसका वह हकदार है, उसको वो सज़ा मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और फिर वह कुछ टाइम बाद बरी होकर हमारे और आपके बीच इसी तरह घूमने लगेगा, और फिर एक किसी को शिकार बनाकर उसके भी साथ यही सलूक करेगा। इस घटना के बाद श्रद्धा का गम मनाने की बजाय कुछ लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं कि इस घटना को किस तरह से हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जाए। वह सोशल मीडिया पर वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, अपनी राय भी पेश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जुर्म करने वाले और कत्ल करने वाले का कोई मज़हब नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही मज़हब होता है, वो है हैवानियत। और कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि कत्ल किया जाए या जुर्म के हाथ थाम लिए जाएं। और हम आपको इस बात से भी रूबरू करवाना चाहते हैं कि अरशद पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, ना कि मुस्लिम। उसकी शिनाख्त में पता चला है कि वह पारसी मज़हब में दाखिल था, और झगड़ा करवाने वाले काफ़ी लोग इसको मुसलमान भी बता रहे हैं। तो ऐसी अफवाहों से दूर रहें और हकीकत के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें।